नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार इन दिनों सियासी पार्टियों की तरफ से लगाई जा रही है पूरी रणनीति बनाने के लिए 2024 के चुनाव जीतने के लिए। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक और यात्रा शुरू करने जा रही है कांग्रेस। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में जाकर खत्म होगी। कांग्रेस की माने तो वे इस यात्रा के जरिए नॉर्थ ईस्ट और यूपी एमपी के साथ राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खोए जनाधार को पुनः पा सकेगी। पार्टी का यह मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही उनकी पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत मिली थी। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों में बड़ी बेचैनी है। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में अभी सीट बंटवारे को लेकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं और ये एक बड़ी कारण है। असमंजस में है ये सभी पार्टियां, खासतौर से जेडीयू और शिवसेना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस समय शुरू होगी जब अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी अयोध्या में यजमान बनकर पूजा कर रहे होंगे, तब राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में पदयात्रा कर रहे होंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। राहुल की इस न्याय यात्रा पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि यात्रा मणिपुर इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से गुजरेगी और अंत में मुंबई पहुंचेगी। 110 जिलों से होते हुए यह यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। करीब 6700 किलोमीटर दूरी तय करके यह यात्रा मुंबई में खत्म होगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए आप। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता। यही उनकी बात है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है। देश का हिस्सा है वो, और कितने दिन ऐसा ही आप
इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं ये यात्रा। तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, एक तरफ वो जानकारी देते हुए नजर आए कि राहुल गांधी की यात्रा कितने दिनों और कहां से गुजरेगी और किस तरीके से यात्रा की रूपरेखा तय की गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से भी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चुके हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जी जुड़े हुए हैं, संदीप चौधरी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, अमिताभ कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह जी, कितना खतरा आप महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? 66 दिन की ये यात्रा है, 6700 किलोमीटर की यात्रा तय 66 दिन में की जाएगी। 15 राज्यों और 110 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम है, अभियान है जो आप आगे लेके जा रहे हैं और ये उनके लिए खुशी की बात है कि जिस जम्मू कश्मीर में पिछली बार यात्रा समाप्त किया, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कि भारत जोड़ने के लिए वो निकले हैं। अरे भारत जोड़ने के लिए आप क्या निकले हैं? आप पूरी 3000 किलोमीटर की आपकी यात्रा होती है। 3000 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में जब आप समापन की ओर बढ़ते हैं तो और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम कई लोगों से मिले लेकिन कहीं कोई नफरत नहीं है, सब आपस में भाईचारे। 3000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत थी? आप लोगों से बात करते, अपने कार्यकर्ताओं से बात करते, आपका जनता से संवाद होता तो आपको पता चल जाता कि कहीं कोई नफरत नहीं है। आप विकास की राजनीति करिए, आप संकल्प लीजिए कि आप भारत को आगे विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें आप कितना सहयोग कर सकते हैं। हम हमेशा नकारात्मक दृष्टि से आप जब तक देखते रहेंगे, कोई भी यात्रा कर लीजिए, कोई भी आप घोषणा पत्र जारी कर लीजिए, कोई भी अभियान कार्यक्रम ले लीजिए, सफलता मिलने वाली नहीं है। आपको भारत के संस्कार, संस्कृत, परंपराओं से रूबरू होना पड़ेगा, जनता से समझना पड़ेगा, विचार के आधार पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप और मेरा मानना है कि कांग्रेस विचार शून्य हो गई है और खास करके उनका गठबंधन विचार शून्य हो गया है, क्योंकि आपस में जब बयान देते हैं तभी पता चलता है। अगर उदयनिधि मारन स्टालिन अगर बयान देते हैं और उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, प्रियंक खड़गे बयान देते हैं, तो इनके आपस के विचार में ही साम्यता नहीं है। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, तो पहले विचार में साम्यता लाइए। आपको क्या करना है, किस लिए यात्रा कर रहे हैं, इसको तो कम से कम क्लियर कर लीजिए। सिर्फ इसलिए कि आपको मोदी जी का विरोध करना है, इस वजह से आप विरोध करेंगे। आप यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। अरे आप मुद्दे बताइए ना, क्यों विरोध? अगर 48 करोड़ लोगों के खाते खोले गए तो ये विरोध का मुद्दा है। अगर सीधे सीधे 10 करोड़ लोगों को नहीं, उन्होंने कहा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ये 3 मुद्दे होंगे, इन 3 मुद्दों को लेकर के इस यात्रा में आवाज उठाई जाएगी। भाई आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, ये बताइए कि अगर आप कितने साल, कांग्रेस कितने साल सत्ता में रही है, इसका जरा आकलन करें और देखें कि अगर 48 करोड़ लोग बैंक के खातों से दूर थे, उनको नरेंद्र भाई मोदी जी ने बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है, तो इसका मतलब कि 48 करोड़ आपके शासन में 48 करोड़ वंचित रह गए जो भारत की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ पाए। वो कौन लोग थे जिनको धुएं में वो मां बहनों का आशीष लेकर हम लोग जा रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में? वो 10 करोड़ महिलाओं के जिनके आंखों में धुएं से बीमारियां हो जाती थी, आंसू निकलते हुए वो अपना रसोई में काम करती थी, उनको 10 करोड़ लोगों को अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया गया है तो उसका आशीष लेके हम मैदान में हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं अपने काम के आधार पर, और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जब जाते हैं तो कहते हैं सनातन का उन्मूलन करना है, वो राम पर टिप्पणी करेंगे, वो सनातन धर्म क्या है? गांधी जी के आप अनुयायी बताते हैं। गांधी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, और श्री अरविंद ने अलीपुर जेल से छूटने के बाद उनका सबसे मशहूर भाषण है उत्तरपाड़ा का। वो जब कहते हैं कि अगर भारतवर्ष आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, अगर भारतवर्ष ऊपर उठेगा, विकसित होगा, तो इसका मतलब सनातन धर्म पूरी दुनिया में छा जाएगा।
ये श्री अरविंदो का भाषण है। श्री अरविंद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन आजकल वामपंथियों कम्युनिस्टों के प्रभाव में कांग्रेस चली गई है, तो उनके जब वक्तव्य निकलते हैं तो उसका प्रभाव उसमें दिखता है। ठीक है राकेश जी, आप ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। अब तो नाम भी बदल गया है, पहले न्याय यात्रा थी, अब भारत जोड़ो जोड़ दिया गया कि पुरानी यात्रा को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि वो लोकप्रिय यात्रा हुई थी। कितनी उम्मीदें हैं 2024 के चुनाव को लेकर के? और जो मुझे जानकारी है कि इंडिया गठबंधन में जो आपके सहयोगी दल हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है, कितना आश्वस्त हैं कि वो भी आपके साथ चलेंगे इस यात्रा में? नहीं, राकेश शेट्टी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, सीनियर व्यक्ति है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत घमंड आ चुका है। आज जिस तरीके से वो देश में काम कर रहे, हाल ही में आपने देखा लोकसभा के अंदर 142 सांसदों को बाहर का दरवाजा दिखाया, वो अपने खिलाफ किसी को खड़ा देना ही नहीं चाहता। आज नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं और कहते कि विपक्ष के खिलाफ सिर्फ नरेंद्र मोदी काफी है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो ये घमंड है, ये देश की जनता उनको देख रही है, समझ रही है। और जो आप ये हिंदुत्व की बात कर रहे थे, यही सब तो बोलकर आप सत्ता में आए, और जब आप सत्ता में आए तो आपको थोड़ा नरम जोशी से काम करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ योजनाएं लेके आना चाहिए। अभी आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया हुआ सब योजना है। राजीव गांधी आरोग्य योजना था, उसको आपने आयुष्मान भारत बना दिया। बैंक खाते की बात कर रहे हैं, भूल रहे कि श्रीमती इंदिरा जी ने जो बैंक के अंदर पहले एंट्री नहीं थी, वो नेशनलाइज कर दिया उन्होंने बैंक को रातों रात। तो ये सब योजनाएं जो ये गिना रहे हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था इस देश की जनता के लिए, मगर इन्होंने बहुत ही अच्छा से उसको मार्केट किया और उसका नाम बदल दिया। आज आप बात कर रहे हैं राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, इस देश में अन्याय हो रहा है ना। मणिपुर से जहां पे ये यात्रा शुरू होगी, मणिपुर में आप देखो 7, 8, 9 महीने से कितने लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया घूमते हैं, बहुत ही व्यक्तिवत्व है, उनके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। एक फोन में उन्होंने ये लोगों का ये कहना है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुका दिया। तो आप जाइए ना मणिपुर के लोग आपको चिल्ला रहे, बुला रहे, आपको वहां पे जाना चाहिए। वहां पे जो हिंसा हो रही है उसको जवाब देना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्यों आप मणिपुर नहीं जाते? आप इतनी बड़े बड़े बात करते हैं। अभी ये सनातन धर्म की बात कर रहे थे, अरे हम लोग भी तो हिंदू है। आप यही बोलकर तो सत्ता में आए, तो आप हिंदुओं के लिए तो कुछ करिए। हिंदू देख रहा है कि नौकरियां मिलना चाहिए, और ये तर्क मत दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है। अरे यार, ऐसा कौन बात करता है कि गटर में अंदर पाइप डाल दो और उसका एक नली आप गैस पे लगा दो और चाय बनाने शुरू कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये आरोप आप लगा रहे हैं, आपके नेता भी लगा रहे हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल यही है कि आप कितना आश्वस्त हैं कि इसका आपको फायदा 2024 में देखने को मिलेगा, और जो सहयोगी दल हैं वो आपके साथ आएंगे क्या इस यात्रा में? मैं वही बता रहा हूँ, हम लोग अभी न्याय यात्रा तो अभी निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी उन्होंने लगा दी। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का रथ जो है हर गांव जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। ये मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, यहाँ पे हर जगह पे उस रथ को कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रोक रहे, लोग रोक रहे और उन अधिकारियों से सवाल पूछ रहे और कह रहे कि जो योजनाओं का आप वादा कर रहे हो हमका क्यों नहीं पूछा। और भारतीय और मैं कह रहा हूं ना, जितने विपक्ष की दल है इंडिया गठबंधन में है, जरूर हमारा ये प्रयास रहेगा कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को जरूर रोकेंगे। ठीक है, आपका तो ये पूरा बल रहेगा और प्रयास भी इसी के किए जा रहे हैं। संदीप चौधरी जी, आप राहुल गांधी की इस दूसरी यात्रा को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में बात करें तो राजनीति में आपको जिंदा रहने के लिए एक्टिविटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूं जैसे भारत जोड़ो से कांग्रेस को बल मिला था, मीडिया कवरेज मिली थी, चर्चा मिली थी, हम लोग डिबेट्स करते थे, उसी तरीके से चूंकि 2024 का चुनाव आ चुका है और इस तरीके की एक्टिविटी बहुत जरूरी है।
और लोग भी चाहते हैं कि हमारे नेता सड़कों पर उतरे, लोगों के बीच पहुंचे, इस तरीके की यात्राएं हो। इससे क्या होता है कि लीडरशिप भी स्ट्रांग होती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक काम भी मिलता है, वो इकट्ठा भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगती है हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है, हम कोई काम कर रहे हैं। और जब लोगों को काम दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है, संगठन एक्टिव होता है, तो मैं मानता हूं कि पार्टी को मजबूती मिलती है। तो ये पार्टी को एक मजबूत करने का, लोगों तक अपनी पहुंच रखने का, अपनी बात रखने का एक माध्यम है जो कांग्रेस पार्टी को फायदा जरूर पहुंचाएगा। सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, 11 दिन का समय दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है कांग्रेस की, वो भी आप भी भली भांति जानते हैं। ये किस रणनीति के तहत आपको लगता है कि किया जा रहा है? देखिए योगेश भाई, आपने कोई भी बच्चों का बोर्ड का एग्जाम होता है उससे पहले प्री बोर्ड सुना होगा। हाँ। तो ये अभी लोकसभा चुनाव से पहले का एक प्री बोर्ड है। प्री बोर्ड का मतलब है लोगों के बीच में पहुंचना, लोगों से मिलना, उनकी नाराजगी जानना और अपनी बात रखना, लोगों के साथ एक जो कनेक्शन होता है वो बनाना। तो मैं मानता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश है, हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी थी बहुत लंबे समय से, लोगों से कनेक्ट नहीं हुई थी बहुत लंबे समय से। योगेश भाई, आप एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में दम बहुत है, लेकिन इनका पिछले कुछ समय से एक्टिव न रहना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। क्योंकि आज की तारीख में अगर गुर्जरों की कोई लीडरशिप है तो उनको आप उंगली नहीं उठा सकते। जो उनके पुराने लोग हैं उसके ऊपर पूरा गुर्जर समाज देश में आग लगा देगा। राजपूत समाज की अगर मैं बात करूं, राजपूत समाज के जो बड़े नायक हुए, आप महाराणा प्रताप पर उंगली उठाएंगे तो पूरे देश में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आग लगा देंगे। ब्राह्मण समाज की अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन देश का एक बड़ा नायक जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना, वो अगर जाट समाज से होता, राजपूत समाज से होता, गुज्जर समाज होता, मेरे ख्याल से वो हर घर में पूजा जाता। लेकिन ब्राह्मण समाज को खुद ये पता नहीं चला कब पंडित नेहरू को कैसे कैसे नामों से पुकारा गया और कुछ लोग किस तरीके से ब्राह्मण समाज से इस्तेमाल किए गए। और हमारे घरों में भी मैं देखता था पहले, चाहे आज कोई किसी भी पार्टी से जुड़ जाए, कि पंडित नेहरू का एक मान सम्मान था। हर घर में उनको फोटो और पोस्टर मिलता था, पढ़ने वाले बच्चों को और घर परिवार को उनसे प्रेरणा मिलती थी। लेकिन कब उनका चरित्र हनन हुआ और किस तरीके से चरित्र हनन हुआ और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को और उन लीडरशिप को देश का विलन साबित कर दिया गया और दूसरी पार्टियां सत्ता में आ गई और उनका उन्होंने फायदा उठाया, इस चीज में मैं मानता हूं कि कांग्रेस को समय से सचेत होना चाहिए था, समय से सड़कों पर उतरना चाहिए था, अपने लोगों की जो उनकी कुर्बानियां थी वो लोगों के सामने रखनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है हमारे आपके बड़े बुजुर्ग सब उन लोगों के लिए वो आदर्श थे। लेकिन आज नई पीढ़ी को गलत तरीके की जानकारी, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई और उनका कहीं ना कहीं चरित्र हनन हुआ। और आज बहुत बच्चों को ये लगता है जिन्होंने इतिहास डीपली नहीं पढ़ा है कि हाँ वो लोग देश के नायक नहीं थे, खलनायक थे। और इस तरीके से आज हमारे देश की राजनीति चल रही है। इतिहास को जो पढ़ाया गया, बच्चे भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि हम ये पढ़ें कि ये पढ़ें। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, संदीप जी ने कहा कि एक्टिविटी जरूरी है राजनीतिक दलों में उनको जिंदा रहने के लिए और उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई, अब दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आपको क्या ये लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा कहीं राहुल गांधी को इस यात्रा के जरिए फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी छवि में तब्दीली आई है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद? आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों के लिए जरूरी है, राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस ने जमीन छोड़ दी थी, अब उन्हें वापस जनता ने, जनता के मिजाज ने और जिस तरीके से सत्ता बार बार उनके हाथ से फिसल रही है, इसने मजबूर किया है कि वो जमीन पर आए और आम जनता के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। तो राहुल गांधी का यह अच्छा कदम है कि वह लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो एकदम आसन्न चुनाव हैं, उस दौरान यात्रा निकालना जो है मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इनकी चुनावी तैयारियों को। क्योंकि राहुल गांधी जब जाएंगे तो इनकी बड़ी मशीनरी जो है, बड़े कार्यकर्ता, बड़े संख्या में लोग जो हैं, वो इनकी यात्रा संभालेंगे या इसको संभालेंगे, क्या कहते हैं, चुनाव को संभालेंगे। अभी वो देखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम के समय में आप क ख ग घ पढ़ना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि वो एक डिफिकल्ट मैटर है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इनको चाहिए कि यात्रा ठीक है अब कर रहे हैं, मजबूरी है करें,
लेकिन इसके साथ साथ चुनावी तैयारियों पर भी ध्यान दें, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक बहुत बड़ा चुनाव है और इसके बाद हो सकता है 5 साल इन्हें फिर जो है जाकर के जमीनी स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेंगी। चुनाव के बाद अगर ये यात्रा करते तो ज्यादा बेहतर होता। इनको ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव के दौरान करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम समय में ABCD पढ़ना, प्राथमिक किताबें पढ़ना नहीं, उस वक्त जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके रिवीजन और आंसर की जरूरत होती है। तो अभी आपका सारा ध्यान चुनाव पर होना चाहिए था। फिर भी जो भी कर रहे हैं उससे राहुल गांधी कम से कम जमीन से जुड़े मुद्दों को समझेंगे, लोगों की भावनाओं को समझेंगे, देश में कैसे काम होता है और ये ऊपर क्या करते हैं और जमीन पर क्या पहुंचता है, इन सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, क्यों उसको जनता पसंद कर रही है, इसको भी स्टडी करें। केवल ये ना कहे कि कुछ नहीं हुआ है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, मोदी जी बेकार हैं, कहीं कुछ नहीं करते, इस भाव से जाएंगे तो जनता जो है उनको बहुत पसंद नहीं करेगी। मतलब आपके कहने का मुताबिक ये कि कांग्रेस या राहुल गांधी कमियां तो निकाल देते हैं, लेकिन विकल्प क्या है वो विकल्प तलाश नहीं पाती है कांग्रेस, और यही वजह है कि उसको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। हाँ, विकल्प भी नहीं तलाश रहे हैं और उस रिश्ते को नहीं समझ रहे हैं कि आखिर कैसे मोदी जी को इतना पसंद करने लगी जनता। उस चीज को भी समझे और उनसे बेहतर प्रोग्राम्स लेकर के सामने आए दिन दुनिया के सामने, तो तब जनता कुछ सोचेगी कि ठीक है अब इनको भी मौका देकर देखें, अन्यथा बिल्कुल नहीं सोचेगी। अभी जो मिजाज है जनता का। एक छोटा सा रिएक्शन और चाहूंगा मैं आपसे कि मणिपुर से यात्रा की शुरुआत के मायने क्या होने चाहिए? मणिपुर की यात्रा, देखिए ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि आम जनता सबसे समझदार होती है। आप उसको लगता है कि मूर्ख बना लेते हैं, कभी कभी 500 रुपए देके या दारू की बोतल देके वोट ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि आप वो मूर्ख है। ऐसा नहीं है, सबको पता है कि मणिपुर प्रॉब्लम जो है, मणिपुर की जो समस्या है वो कांग्रेस की बनाई हुई समस्या है। इन्होंने कुकी और उस दोनों जातियों के बीच में जो इन्होंने इतने दिनों से अंतर करके रखा था और उन दोनों को अलग करके रखा था, और नशे का जो कारोबार वहां फैला हुआ था, हथियार गांव गांव में भरे पड़े हैं, इन सब चीजों पर आपने ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम आज दिख रहा है, जब यह सरकार उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, वहां से नशे का कारोबार खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो असल मैतेई और कुकी के बीच लड़ाई के साथ नशे के कारोबार का खेल है। नशे के कारोबार को कोशिश कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री लगातार खत्म करने की, ये उसके विरोध का परिणाम है। तो ये खेल कांग्रेस का ही रचा हुआ है, गलतियां कांग्रेस की है, आज सामने आ रही। अगर आप ऐसे बताते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, तो लोगों को पता है ये क्यों हो रहा है। इसलिए आप कृपया ऐसी बातें न करें, वैसी समस्याएं न उठाएं जो आपकी पैदा की हुई और सालों से पाली हुई हैं, उसकी वजह से जनता आपसे दूर हो रही है। आप बेहतर सॉल्यूशंस के साथ आइए। जनता के और सरकार जो अभी वर्तमान में है, ऐसी समस्याओं में जिसका देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है, वहां पे सरकार के साथ खड़े होइए, पीठ पर वार मत कीजिए, सरकार के साथ खड़े होइए और उन चीजों को सॉल्यूशन मैंने सुलझाने में मदद कीजिए, तो निश्चित रूप से जनता आपके तरफ आपके साथ है। कि राकेश शेट्टी जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आप ताजे घाव पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सियासी लाभ मिल जाए, लेकिन ये जो घाव हुआ है इसकी असल वजह आप ही बताए जा रहे हैं। कुछ नहीं किया, इसलिए तो कांग्रेस को चेक किया ना जनता ने 2014-19 में, और अभी भी आप सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, अभी भी रोके कि कांग्रेस का आप 9-10 साल से अभी सत्ता में है, आप तो कांग्रेस का गुनगाना रोना छोड़ दीजिए और कुछ काम करिए। कांग्रेस को रिजेक्ट किया तभी तो आपको मौका मिलने के बाद भी आप कांग्रेस को अगर ब्लेम करेंगे तो जनता के पास क्या रहेगा? यही ना कि कांग्रेस को सत्ता में वापस ले आएगी, इसलिए 2024 में ये यात्रा की जरूरत ही है, क्योंकि आप रियल प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहे। आपको ये लग रहा है कि कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ मीडिया में आपकी तरफ से वाहवाही करवा रहे, इसका मतलब लोग सब आपसे पूछ है, ऐसा बात नहीं। आज आप अगर सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस के बारे में टुकड़ा रोना शुरू कर दोगे तो पब्लिक आपको रिजेक्ट करेगी। आपको सत्ता है, बहुमत है, बहुत बड़ा बहुमत है, अनडिस्प्यूटेड है, तो जाके सही सोल्यूशन कीजिए ना। कौन रोक रहा है? आपके पास आर्मी है, पुलिस है, आपके कार्यकर्ता है। आप अभी कांग्रेस को कहते हो कि कांग्रेस कुछ नहीं है, और अभी मणिपुर में भी प्रॉब्लम है तो कहते कि कांग्रेस का कुछ आता है। मुझे लगता है इससे बाहर आना चाहिए। जो भी नया सरकार आती है उनको जिम्मेदारी के तौर पे काम करना चाहिए।
और कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी, इनके ऊपर ब्लेम गेम जो है उसको बंद करना। ठीक है राकेश सिंह जी, सरकार आपकी है, आप हर जगह जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। सिंह साहब, ये बड़ा आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी लगा रहे हैं और राकेश शेट्टी जी भी सवाल यही उठा रहे हैं। नहीं, हमेशा वो पार्टियां, वो लोग जो परिवार और व्यक्ति के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहते हैं, वो इस तरह के सवाल उठाएंगे। और जब आप राकेश शेट्टी जी आप जाएंगे मैदान में तो तुलना होगी। आप ऐसा नहीं, 14 से पहले तो आप ही थे, लगातार आप सरकार में थे, 10 साल सरकार में थे, उसके पहले भी सरकार में थे। तो जब आप यात्रा में जाएंगे तो लोग पूछेंगे, 48 करोड़ लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे कि भैया आप कहाँ थे, क्यों नहीं हमारा अकाउंट तक खोला। अरे मोदी जी आए, अकाउंट खोले। आपसे 10 करोड़ लोग सवाल करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों से कि वो लोग कहाँ थे, आप लोग कहाँ थे, आपकी सरकारें थी, 10 साल अभी अभी थी आपकी सरकार, आपने हमको क्यों नहीं दिया गैस कनेक्शन। वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। 12-15 करोड़ लोग की आवास क्यों नहीं दिया आपने, मोदी जी आए तो दिए। वो किसान भी आपसे सवाल पूछेंगे कि हर साल मोदी जी अगर हमारे अकाउंट में सीधे 6,000 रुपए डाल रहे हैं, टोटल पूरा का पूरा अगर देश में हर साल 75 से 80 हजार करोड़ रुपए अगर किसानों के अकाउंट में जा रहा है, तो उसमें किसान आपके सामने आके पूछेगा कि राकेश शेट्टी जी क्या कारण था कि आपने नहीं दिया हमको ये जो पैसा मोदी जी दे रहे हैं। ये सवाल आपके सामने आएंगे। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी 20वीं बार लॉन्च हो रहे हैं, हर लॉन्चिंग उनकी फेल हो जा रही है। तो जरा और भी चेहरों को आप देख लीजिए, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आपका डर क्या है, बिना राहुल या नेहरू परिवार के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या। और रही बात नेहरू जी की, तो नेहरू जी, अभी सवाल आया कि सपना हम, ये सारी योजनाएं हमारी थी। अरे आप सपना देखने में माहिर हैं, सपना पूरा नहीं कर सकते। सपना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सपना पूरा करने की अगर क्षमता रखती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी रखते हैं। आप मुंगेरी लाल की तरह सोते हुए सपना देखिए, हम उस सपने को पूरा करेंगे। आपने जो जो सपना देखा और पूरा नहीं कर पाए, शुरू नहीं कर पाए, उसको हम पूरा कर रहे हैं। आप सिर्फ आलोचनाएं कर रहे हैं। आप जब मैदान में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, कश्मीर पहुंचेंगे, मणिपुर जब आप पहुंचेंगे तो नेहरू की नीतियों के बारे में पूछा जाएगा कि कितने सालों तक कर्फ्यू लगा रहा। इतने सालों में एक घटना, 2 घटना ये हुई है, उसके बाद भी कंट्रोल कर लिया गया। आप ये चाहते हैं कि मोदी जी बोले। मोदी जी सदन में बोल रहे थे, जब मोदी जी सदन में बोलने खड़े हुए तो आप लोग वॉकआउट कर गए। आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सवाल करते हैं तो आपको सामने से सवाल आ भी सकता है, उसका उत्तर भी देना पड़ेगा। जब आप कहते हैं माननीय मोदी जी बोले, तो सदन में बोलते हैं तो आप वॉकओवर करते हैं, सदन का बहिष्कार करते हैं। तो ये माना जाता है, जनता देख रही है कि आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आप जो भी सवाल उठा रहे हैं सिर्फ आलोचना के लिए उठा रहे हैं, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। विरोध सकारात्मक जब करेंगे तो जनता भी आपको स्वीकार करेगी, क्योंकि आप अपनी गति को नहीं देख रहे हैं। आप किस गति से आपका क्षरण हो रहा है, विचार का क्षरण हो रहा है, कार्य का क्षरण हो रहा है, संगठन का क्षरण हो रहा है। अरे कुछ नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करिए कांग्रेस के लोग कि माननीय नरेंद्र मोदी के गतिविधियों को देखें, उनसे प्रेरणा ले। आपका भला होगा, देश का भी भला होगा, आपकी पार्टी का भी भला होगा और राहुल गांधी का भी भला होगा। सिर्फ प्रेरणा स्रोत माननीय मोदी जी को मान लें। राकेश शेट्टी जी। हेलो, देखिए राकेश सिंह साहब ने कहा, अपनी बात रखी, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के सामने एक एनालिसिस लेके आना चाहिए। 9-10 साल उन्होंने अभी इस देश को गवर्न किया, तो आपको ये बताना चाहिए जनता को कि यूपीए 1 और 2 में कितनी सड़क बनी, आज क्या कितना आपने बनाया। पेट्रोल के भाव, वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का कीमत हमारे टाइम पे $75 पर बैरल था, तभी हम पेट्रोल डीजल का 65 रुपीज रेट था। आपके समय में $75 पर बैरल है, आज आपको 100 के पार लगा। नहीं, आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे, एक सवाल यहाँ पर तो बनता है ना, क्योंकि जब आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसके बाद हिमाचल में आपको जीत मिली, कर्नाटक में आपको जीत मिली, तो आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का ये असर देखने को मिला।
लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, यही सारे मुद्दे लेकर के जाते हैं राहुल गांधी, हर जगह प्रचार करते हैं। इन राज्यों में उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी निकली, लेकिन ये सारे मुद्दे जनता के बीच में क्यों नहीं इंपैक्ट कर पाए? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने अभी ये 5 राज्यों का रिजल्ट, भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली, मैं उसको मानता हूँ। मगर 2018 में ये जो चारों राज्य है ये कांग्रेस जीती थी, मगर 19 में परिणाम उल्टा आ गया। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अब 2023 में इनको 3 राज्य मिल गया है, मगर आप देख लेना 2024 में इसका परिणाम उल्टा आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, 2024 में कांग्रेस जीत जाएगी। मैं यही बता रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को इस बात से बाहर आकर हिंदू मुस्लिम का, इंडिया पाकिस्तान का वो मुद्दे साइड में रखकर डेवलपमेंट आपने क्या किया, आपने लोगों को क्या सहूलियत दी, ये बात सबको करना चाहिए और इसी को लोग सुनेंगे। बार बार आप लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम और ये दलितों के ऊपर अत्याचार, और फिर आप पार्लियामेंट के अंदर, नए पार्लियामेंट में आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं, सब चीज का उद्घाटन आप मोदी जी से कराते हैं। इसरो में भी है तो मोदी जी, अब राम मंदिर में स्थापना होगी तभी भी आपको मोदी जी चाहिए। शंकराचार्य जी ने रिजेक्ट कर दिया, बोले मोदी जी जाकर अगर राम मंदिर का उद्घाटन स्थापना करेंगे हम क्या ताली बजाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को हर जगह होने की जरूरत नहीं, उनको अच्छा कार्य करना चाहिए। ठीक है राकेश शेट्टी जी, इन जो मुद्दे आपने गिनाए, अगर इनमें एक आध मुद्दे छोड़ दें तो सारे मुद्दे आपने इन 5 राज्यों में गिनाए थे और जाहिर तौर पर है वहां पर आपको क्या रिजल्ट मिला वो आपने देखा। राकेश सिंह जी को जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इस पे जरा सा आपको करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ। कि अगर आप राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, हमारा जो हार है वो 1.2% है, 2% का वोटों में फर्क है। हाँ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत बढ़िया कैंपेन चलाया और वहां पे 6% का, बाकी दोनों जगह पे हमारा जो वोट परसेंटेज आप देखोगे तो बहुत ही माइन्यूट है। और इसका असर आप देखिए लोकसभा में हम स्कोप कर लेंगे, उसको पार कर लेंगे, उसको आप रिकवर कर लेंगे, आप ये कह रहे हैं। राकेश सिंह जी, नहीं, राकेश शेट्टी जी को समस्या क्या है? समस्या मोदी जी से है क्या? मोदी जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अरे राकेश सिंह जी को नहीं, पूरी कांग्रेस को समस्या है आपका। नहीं, अभी कांग्रेस को नहीं, पूरी कांग्रेस को है। तो समस्या का उद्गार जो व्यक्त कर रहे हैं ना, अरे 140 करोड़ लोगों ने उनको अपना मुखिया माना है इस परिवार का, जो भारत का परिवार है। तो जहां शुभ कार्य होगा, जो विकास का कार्य होगा, और आपको समस्या इस बात की है कि प्रभुराम के मंदिर में वो जा रहे हैं, उसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे भगवान राम, जब राम राज्य की कल्पना गांधी जी करते हैं तो राम ही है, और गांधी जी जब लिखते हैं तो उसी को स्वराज्य कहते हैं। और उन्होंने कहा कि स्वराज्य ही राम राज्य है, और राम राज्य को व्याख्या करते हुए गांधी जी ने कहा कि यह धर्म राज्य है, और जब जो धर्म राज्य है वही राम राज्य है। राम भारत के प्रभात का प्रथम स्वर है, वह स्वर जो अभिनंदन का स्वर है, वह जो स्वर है वह वंदन का स्वर है। भारत की संस्कार है, परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है। आपको स्वागत करना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों ने जिसको अपने परिवार का मुखिया बनाया है, वो मुखिया आगे आगे चल रहा है, पूरा देश पीछे पीछे चल रहा है। हमारा संकल्प है, विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है पूरे देश में। हमारा लक्ष्य है कि अमृत काल में हम भारत को विकसित बनाएंगे, और राम राज्य की जो कल्पना है वह राम राज्य की कल्पना को ही लेकर स्वराज की लड़ाई अगर लड़ी है तो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी है। अरे कम से कम गांधी जी को याद कर लीजिए, तिलक को याद करिए, कांग्रेस को, थोड़ा अरविंदो को याद करिए। कहां आप किसके चक्कर में, कन्हैया कुमार के चक्कर में पड़े हैं? अरे आप विचार शून्य हो गए हैं। थोड़ा आकलन करिए कि आप कहां से चले थे। राम मंदिर का जिक्र आ गया, राम राज्य का जिक्र आ गया, तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं संदीप चौधरी जी से भी। संदीप जी, जिस दौरान राम मंदिर में पूजा अर्चना चल रही होगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, उस दौरान राहुल गांधी पदयात्रा पर होंगे नॉर्थ ईस्ट में। देखिए योगेश जी, जैसे राम मंदिर का कार्यक्रम है
तो वो एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उनकी जगह राजनाथ जी प्रधानमंत्री होते तो शायद वो भी वहां होते, नितिन गडकरी जी होते वो भी वहां होते। वो एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन उसी समय पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से आप अपने ऑफिस में एंकरिंग कर रहे होंगे, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो अपना काम कर रहे होंगे, कांग्रेस के लोग अपना काम कर रहे होंगे, जो लोग IT कंपनी चला रहे हैं, रतन टाटा उस टाइम अपना काम कर रहे होंगे, अडानी जी अपना काम कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने काम है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सब लोग उसमें लगे होंगे। मैं और आप शायद डिबेट कर रहे होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का काम करेगी, सपा का काम करेगी, बीजेपी का काम करेगी और सरकार का काम करेगी। बिल्कुल ये काम करेगी, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि ये जो यात्रा है इससे जुड़ा एक और सवाल आ रहा है भावनात्मक। राहुल गांधी जब यात्रा करेंगे तो उनमें मुद्दे क्या उठाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन उन मुद्दों में कितनी भावनात्मकता होगी, लोगों के जहन में कितने वो बैठ पाएंगे, जुड़ पाएंगे। क्योंकि अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र करें तो उन्होंने जब यात्रा निकाली थी तो वो एक भावनात्मक यात्रा के रूप में, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। उन्होंने राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली, लेकिन वो यात्रा जो थी वो लोगों की भावनात्मक यात्रा जुड़ी थी और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को फायदा मिला। योगेश भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। अडवाणी जी ने यात्रा निकाली, लेकिन यात्रा निकालने के बाद भी भगवान राम उनको प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। ये किस्मत की बात होती है कि प्रधानमंत्री कब बनेगा, कौन बनेगा। और अगर ये राम यात्रा निकालने से देश की सत्ता परिवर्तन होता तो मुझे लगता है केरला में भी भाजपा की सरकार होती, तमिलनाडु में भी भाजपा की सरकार होती, बंगाल में भी भाजपा की सरकार होती, आपके बिहार में भी भाजपा की सरकार होती, आज हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होती, पंजाब में भी भाजपा की सरकार होती, इवन दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होती। तो आप देखिए कितने स्टेट ऐसे हैं जहां आज तक भाजपा सरकार नहीं बना पा रही है। तो राजनीति अपना काम करती है, लेकिन इन चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। बाकी भगवान राम घट घट में बसते हैं। जो लोग कांग्रेस में हैं क्या वो भगवान राम को नहीं मानते, या जो समाजवादी पार्टी में है वो भगवान राम को नहीं मानते। और कितने नेता ऐसे हैं, कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, बीजेपी वाले कभी कहीं होते, कभी कहीं। तो ये चीज मैटर नहीं करती। भगवान राम हम सबके लिए आराध्य हैं, तो वो एक अलग इश्यू है। ठीक बात, वो राजनीति को धार्मिक धर्म को अलग रखना। हाँ बिल्कुल, प्रभु राम घट घट में बसे हुए हैं। अमिताभ जी, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, प्रभु राम मंदिर का निर्माण हो, प्रभु राम या धर्म आस्था का कोई भी मुद्दा हो, लेकिन इसका लाभ अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, इसी दरमियान यात्रा और इसी दरमियान भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जाहिर तौर पर 80 लोकसभा सीटें यूपी में हैं और यूपी में हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस की क्या छवि है, वहां पर एक मजबूत पार्टी अगर कांग्रेस के साथ कोई अभी फिलहाल में खड़ी नजर आ रही है विपक्ष में, तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर आजमाइश कर रही है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस निर्माण कार्य के बाद या राहुल गांधी की यात्रा के बाद अपने आप को स्टैंड कुछ भी कर पाएगी यूपी में कांग्रेस? देखिए, अभी जिस तरीके से राम मंदिर का मसला है ना, आपको पता है कि एक बड़ी आबादी जो देश की है उसकी भावनाएं इससे जुड़ी हैं। ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पे ये आम जन की भावनाओं को जो आहत ये लोग करते रहे हैं ना, देखिए सर्वधर्म संभाव बेहतर तरीका है। आप किसी एक को संतुष्ट करने के लिए दूसरे को असंतुष्ट करें, ये नीति ही गलत है और शुरू से इसी नीति से ये चलते रहे हैं। इनको रोजा इफ्तार से दिक्कत नहीं होती, लेकिन मंदिर में जाकर पूजा करने से दिक्कत होती है। तो इनको समझना चाहिए कि ऐसा इन सब चक्करों में पड़े क्यों भाई। आपको जो पसंद है उस ढंग से पूजा पाठ कीजिए, मस्त रहिए। उसको लेकर के किसी को दूसरे को आप नाराज करने की कोशिश करें, किसी को खुश करने की कोशिश करें, ऐसे चक्करों में पड़ने की वजह से आपको पता है ना, बाबरी और कश्मीर इस देश के दो बड़े कैंसर जैसे मुद्दे थे और दोनों मुद्दों को मोदी जी ने सुलझाया है। तो निश्चित रूप से देश की जो बड़ी जनसंख्या है जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इन मुद्दों से, वो संतुष्ट, उसको प्रसन्नता होगी तो उसका जुड़ाव उससे होगा। अभी आपको उसका विरोध करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ये जा करके चुपचाप आमंत्रण मिलता है तो शामिल हो, राम मंदिर में भी जाएं, इनको मस्जिद जाना है मस्जिद में जाए। आप ठीक बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है। हालांकि मन ना दुखाइए ना, जनता का मन क्यों दुखा रहे हैं आप? वो एक बड़ा कारण होता है। बिल्कुल, आप मन दुखा देते हैं तो तन आपके साथ नहीं आएगा। ये बात जनता को समझना चाहिए।
और उस लिहाज से काम करना चाहिए। राहुल जी की यात्रा मैंने कहा ना 2029 के लिए शायद कुछ असर डालेगी, अभी नहीं डालेगी, क्योंकि सपा जो है बिल्कुल, मतलब आप कहने का मतलब ये है कि 24 में असर ज्यादा दिखने को नहीं मिलेगा। और आपने जो सलाह कांग्रेस को दी है, सलाह कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना पहले भी दे चुकी है कि अगर राम मंदिर के निर्माण में उनको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण कांग्रेस को मिला तो मुझे लगता है जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो चर्चा में एक बात निकल करके आई है कि भारत भावनाओं का देश है, और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को, खासतौर पर कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी तो समझ ही रही है ऑलरेडी, कांग्रेस को समझना चाहिए कि भावनात्मक रूप से कैसे लोगों से जुड़ा जाए और किसी की भावनाओं को कष्ट न पहुंचाया जाए, तभी कुछ कांग्रेस बेहतर कर सकती है। शायद समय के अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने के लिए राहुल गांधी दूसरी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई बड़ी रणनीतियां चली जा रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी 24 में जनता जाएगी किसके साथ। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।